everyone. So we are continuing the last lecture itself. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गवर्नर्स जनरल ऑफ बंगाल. उसमें मैंने आपको जो गवर्नर जनरल्स को जो पोस्ट पे नाम मिले थे उसके सारे स्टेजेस बताए थे. पहला स्टेज मैंने बताया था जो रॉबर्ट क्लाइव थे. बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब उनको बंगाल की दीवानी मिल गई थी तो उसके बाद उन्होंने जो पोस्ट संभाली थी वो थी गवर्नर ऑफ बंगाल. उसके बाद जब 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था जिसके थ्रू वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना चाहते थे. ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करना चाहते थे. जो भी वो यहाँ पे इंडिया में जितने भी उनके रूलिंग टैक्टिक्स थे उनको कंट्रोल करना चाहते थे. फाइन. तो 1773 के बाद जितने भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में हेड बनकर आए उनको बेसिकली गवर्नर्स जनरल ऑफ बंगाल बोला गया. Fine. Now we are studying the Governors General of India. Okay. As I told you that there were like these stages. First one was First Governor of Bengal was Robert Clive. Then we studied the Governor General of Bengal. The first one was Warren Hastings. Now we are studying the Governors General of India. Fine. So I have already told you that this name was introduced when the Charter Act of 1833 came up in India. Fine. Now we will be studying about these persons, but before that I would like to tell you that Unacademy has already extended the date due to multiple requests. Date किसकी? प्राइस हाइक. ठीक है, जो भी प्राइस हाइक होने वाला था सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस में वो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 24 अक्टूबर तक. उसके बाद ही इसमें हाइक आएगा. बट दिस इज़ बेसिकली अ प्राइस हाइक रिमाइंडर सो दैट यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन विद अ डिस्काउंट ऑफ 10%. यू शुड यूज़ द कोड SIMPLEYT to get the discount of 10%. Okay, SIMPLEYT, SIMPLEYT. Do not forget to apply this code. Unacademy's Aspire program is one such, it is an all India free mock test for all the civil service aspirants, and the paper would be of the pattern of GS. prelims का जो पेपर होता है उसी के जैसा पैटर्न होगा इस पेपर का. एंड डेट्स आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रखी गई है क्योंकि अगर आप महीने में 2 बार ये टेस्ट देना चाहते हैं या फिर एक टेस्ट आपसे मिस हो गया है और आप दूसरी बार भी देना चाहते हैं तो इसके 2 डेट्स स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं 10th and 25th. ओके, एवरी मंथ इट वुड बी कंडक्टेड ऑन 10th and 25th लाइक दिस. 10th it has already been conducted in this month. Now it will be conducted on 25th of October at 10 a.m. sharp. To take this test you have to enroll for it. For the enrollment link you can go to our description and click on that link and get yourself enrolled. Now all the students who will be participating in this, they will have a really good experience. Along with that, the top 50 rankers, they will be getting the exciting prizes and scholarships from Unacademy. Okay. So this is for the students who have already clarified prelims. First of all, congratulations to them. And another thing is that they'll be getting the mock test paper by Unacademy, and this is a free live special class where the top educators of India, they'll be discussing the ethics paper. ओके, आपको वहाँ पे एथिक्स पेपर 25 अक्टूबर को 9 PM, ठीक है, फ्री लाइव स्पेशल क्लास के थ्रू दिया जाएगा. आप उस क्लास के लिए एनरोल कर सकते हैं सो दैट आपकी एथिक्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए. दिस इज़ फुल लेंथ मेंस पेपर. अब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट पेपर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ वन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. Then the special batches for the students who have again cleared prelims, उनके लिए मेंस के स्पेशल बैचेस आए हैं. ठीक है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए ही फोकस किया जाएगा. तो जो भी बायलिंगुअल बैच कोर्सेज अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से वो मिशन AIR 1 है. ठीक है, वहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स के थ्रू मेंस के लिए पर्टिकुलरली सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आंसर राइटिंग्स, वो भी स्किल्स आपकी फर्निश की जाएंगी. नाउ दीज बैचेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 19th of October. अब जो भी लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी के बैचेस हैं. उनके लिए हिंदी में ही सेम प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें कि मेंस पर ही फोकस किया जाएगा. उनके लिए लक्ष्य AIR 1 करके बैचेस लगाए जा रहे हैं. आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड ये जो बैचेस हैं ये 14th अक्टूबर से स्टार्ट हो गए. नाउ द स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी इन इंग्लिश, दे कैन गो फॉर द प्रिपरेशन एंड द प्रिपरेशन मोड वुड बी इन इंग्लिश.
एंड उसका जो नाम है प्रोग्राम का वो भी मिशन AIR-1 है, वहाँ पे भी आपको मेंस पर ही फोकस करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया यू कैन अवेल दैट मेंस focused course. You can enroll for these classes now itself. See, an academy doesn't keep any language barrier. वो आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस चूज़ करने के लिए पूरे मौका देता है। फाइन, अगर आपको हिंदी समझ आती है, अगर आप हिंदी में तैयारी कर रहे हैं और आप मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी का रखना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर हिंदी बैचेस, ठीक है। हिंदी के अलग से बैचेस लगाए जाएंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज़ होंगी, जितने भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी एजुकेटर्स होंगे, ठीक है, लेसन्स, लेक्चर्स, सब आपको हिंदी में ही दिया जाएगा। नाउ द स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन गो फॉर इंग्लिश बैचेस। दीज बैचेस हैव स्टार्टेड लाइक they are going to be started on 26th of October and the syllabus coverage would be taken care of by Unacademy and the top educators would be teaching you, the medium of instructions would be English, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। Now the students who are comfortable in English as well as they understand Hindi well, तो उनके लिए bilingual courses है, ठीक है। आपको आपके जो lessons है वो जिस भी लैंग्वेज में बेटर समझ आते हो, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस Unacademy आपके लिए इतने सारे लैंग्वेजेस में कोर्सेज लेकर आए हैं। फाइन, आपको आपके नेटिव लैंग्वेजेस में भी लेक्चर्स मिल जाएंगे Unacademy पे। सो दिस इज वेरी बिग एडवांटेज फ्रॉम द Unacademy प्लेटफॉर्म। नाउ जो भी स्टूडेंट्स मिशन 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो बैच कोर्स है उसका नाम है मिशन 2022। वहाँ पे 2 साल के लिए बैच लगाए जाएंगे, ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, और इन बैचेस में भी उतना ही एफिशिएंटली पढ़ाया जाएगा जितना कि 1 साल के बैच में पढ़ाया जाएगा। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको 2 साल में कंप्लीट करना है तो आपको आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है, खींच के पढ़ाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इन फैक्ट दिस एक्स्ट्रा टाइम यू आर गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप अभी से वो ज्वाइन कर सकते हैं, सो द चांसेस ऑफ गेटिंग यू इनटू द एग्जामिनेशन वुड इंक्रीज। तो इसमें भी आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19th and 26th October. Now, when can you join these courses? Only if you get the subscription on Unacademy. Okay, you have to subscribe to Unacademy Plus, and from there you will be getting unlimited benefits, like you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India. Okay, the coverage of your syllabus would be taken care of by Unacademy. Regular doubt clearing sessions would help you to take out your queries and get them solved by the top educators itself, okay, in whichever language you want. Then the answer writing sessions would strengthen your preparation. How? Because see, everybody else who is preparing for UPSC, they'll be like he or she will be able to write the answers, but what makes the answers of the toppers different from other people? What makes the answers of an ordinary student so that he could not enter the examination, whereas the other student who has written the same answer, who has written the same points, but the quality of answers, the attractiveness that particular answer has, जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको वो आपका जो आंसर है वो अपील करना चाहिए। इट शुड बी अपीलिंग, कि आप उसको पढ़ें। फाइन, आप उसमें जो पॉइंट्स क्लियरली बताना चाहते हैं, जो क्वेश्चन में पूछे हैं, वही पॉइंट्स आप हाईलाइट कर पाएँ। वेयर इज द आंसर शुड बी ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी आपको वर्ड्स असाइन किए गए हैं उतने में आपको लिमिटेड आंसर लिखना है, बट इट शुड बी अपीलिंग, इट शुड बी टू द पॉइंट आंसर्स। अब ये जो आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस है ये आप तैयारी करते करते एक साथ कर सकते हैं। ओके, कैसे? जो आंसर राइटिंग सेशन है वहाँ पे आपको जो भी टॉपिक है फाइन उसके सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग स्किल्स सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस सेशंस रहेंगे, तो यू शुड अटेंड दिस सेशंस। देन द स्टडी मटेरियल वुड बी प्रोवाइडेड इन वीडियो फॉर्मेट, तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यू विल बी ऑल्सो गिवन द PDF फॉर्मेट। देन
Now you are preparing for UPSC. Fine, you have done a lot of things. Now you need to check that whether this preparation is fruitful or not, whether or not the things that you have learned they are result oriented or okay. So for that you will have to take the live test series जो अनअकैडमी पर टाइम टू टाइम कंडक्ट कराई जाएगी. फाइन, अब वो टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 200-300 के बीच में ही आपको रैंक्स मिलेंगे. इंस्टेड यू विल बी गिवन ऑल इंडिया रैंक. All the students who are preparing for UPSC, they'll be taking this test and you will be able to score among them. You will be competing with all of them. ठीक है, हर बच्चा टेस्ट सीरीज तो देता ही है ना. एंड एन अकेडमी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर UPSC एस्पिरेंट्स. फाइन, तो उसके लिए लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. Okay, then the mentorship and guidance. See, this is the one of the most important things that an academy provides to a student. जो भी student join करता है an academy को, वहाँ पे उनको subscription लेते से ही एक mentor provide किया जाता है जो कि उनको पूरे process के दौरान guide करता है. ठीक है, so you can you could be guided by those mentors and you can share all the issues and discuss the things with the person. Now this is a one-stop solution for complete UPSC preparation. Structured batches से okay, right from the starting आपके एंड पॉइंट, जर्नी का जो एंड पॉइंट है इंटरव्यू प्रिपरेशन. अन अकेडमी ट्रैक्स योर परफॉर्मेंस, इट ट्रैक्स योर प्रिपरेशन. ओके, इट हेल्प्स यू आउट ऑन एवरी स्टेज. आप सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज आपको जो बैचेस है उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होगा, आपकी लैंग्वेज कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होगा. देन सी, देर आर सम स्टूडेंट्स हु कुड नॉट स्टडी इन द डे टाइम बिकॉज ऑफ सम रीजंस. ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं होते, सिर्फ जो पढ़ रहे हैं वही लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते. जो भी लोग वर्किंग कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि वो साथ में काम भी करते हैं तो वो रात को ही पढ़ाई कर पाते, तो उनके लिए भी अन अकेडमी लेट नाइट बैचेस लगाता है. एंड दिस इज़ रियली रियली गुड थिंग कि आप दिन में जितनी चीज़ पढ़ रहे हैं आप रात को भी उतनी ही एफिशिएंटली चीज़ें पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो उतनी ही सिंसियरली वो बैचेस भी लगाए जाएंगे. एज वेल एज 2 ईयर बैचेस मैंने आपको बता ही दिया है. ऑप्शनल्स के लिए आपको इधर उधर नहीं भागना है. ऑप्शनल्स के लिए सारे रिसोर्सेज, आपका कोई भी ऑप्शनल हो, अन अकेडमी अपने पास सारे रिसोर्सेज रखता है स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट द स्टूडेंट डज नॉट वेस्ट हिज और हर टाइम गोइंग हेयर एंड देयर. ओके, जितने भी टेस्ट फॉर्मेट है, मेंस, प्रीलिम्स, ऐसे राइटिंग, देन डेली करंट अफेयर्स, इंटरव्यू, everything would be tracked by an academy. Fine, so go for the subscription and type the code SIMPLEYT so that you can get 10% extra off. T20 डेली करंट अफेयर्स एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें 7:30 पे डेली 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको और 20 मिनट्स में आपको वो सॉल्व करके देंगे. 20 मिनट्स के बाद आपको 20 मिनट्स में जब आप सॉल्व करके देंगे उसको, द रिपोर्ट कार्ड वुड बी अवेलेबल टू यू एंड आउट ऑफ 40 मार्क्स यू विल बी गेटिंग द स्कोर. अब वो स्कोर जो है, जो रिपोर्ट कार्ड की मैं बात कर रही हूँ, इट वुड नॉट जस्ट बी स्कोर कार्ड. उसमें आपके एक डिटेल्ड एनालिसिस की जाएगी. आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, ओके, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है. everything you would be you would be able to analyze through that report card. So you should join this series to to cover up the most important portion of UPSC preparation, that is current affairs. The channels that we run, the links to our channels are given below in the description. You can click on those links to join our channel. See, if you join our channel, you will be getting the contents related to UPSC, not just the syllabus but the motivational videos, the daily news analysis, and also the ongoing exams which UPSC is conducting right now. आपके उनको भी, उनकी सारी information भी आपको हमारे channel पर मिल जाएगी. So go and click on those links and join our channel. Now, as I told you, what we will be studying in this particular lecture is the Governors General of British India. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आपको समरी बता दी है कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था. इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप
इस वीडियो में सीखना चाहते थे, कि आप समझना चाहते हो, तो जो लास्ट वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक सीरीज़ ही है। फाइन, हम गवर्नर्स को एक सीरीज़ में पढ़ रहे हैं, और आई थिंक यू शुड रिमेंबर दैट। काफ़ी ईजी तरीके से मैंने चार्ट बना दिया, जिसमें से आपको समझ आ जाएगा। फाइन, सो वी आर स्टडिंग द गवर्नर्स जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये सेकेंड टाइप का जो पोस्ट है उसके बारे में हम बात करें। पोस्ट का नाम है बस। फाइन, अब देखिए, फर्स्ट वन वी आर स्टडिंग अबाउट विलियम बेंटिक 1828 टू 35। फाइन, 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके बेसिस पर ही ये नाम इनका बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। फाइन, अब 1828 से 35 तक इनका टेन्योर था। सो रिगार्डिंग हिम द फर्स्ट फैक्ट इज, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, आपको समझ आ जानी चाहिए। Now, the most important thing that he was responsible for abolition of सती। ठीक है, सती को हम अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं बताती हूँ कि सती की जो सती अबॉलिशन की पूरी प्रोसेस थी, बेंटिक और राजा राममोहन रॉय ने मिलकर करी थी। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वो मार्क कर लेना चाहिए आपको। नाउ, सप्रेशन ऑफ ठगी, इन्फेस्टिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइसेस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सोसाइटल ईवल्स थे जिनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कोशिश करी थी, जैसे कि सप्रेशन ऑफ ठगी, इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइसेस। ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया में जो कुछ सुपरस्टिशंस की वजह से काफ़ी गलत प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी, तो उनको सप्रेस करने की इन्होंने कोशिश की थी। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट कोलकाता। उन्होंने कोलकाता में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के अंडर 1835 में जो आया था, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनवाया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि हम सती के बारे में बात करेंगे। तो सती के बारे में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बेंटिक और राजा राममोहन रॉय को साथ में प्लेस किया गया, क्योंकि बेंटिक ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी राजा राममोहन रॉय की। उस टाइम पे सी पावरफुल कौन था? ऑब्वियसली जो पावर थी, ठीक है, जो जुरिस्डिक्शन पावर थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही लाई कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में रूल कर रही थी उसके हाथों में ही लाई कर रही थी। ठीक है, तो जो लॉज बनने थे वो कौन बनाएगा? उस टाइम पे गवर्नमेंट में कौन थे? ब्रिटिश थे। तो जो लॉज बनेंगे वो ब्रिटिश लोग ही बनाएंगे। फाइन, तो जो राजा राममोहन रॉय थे हमारे, वो काफ़ी अगेंस्ट से सती प्रथा के। ठीक है, तो क्या हुआ था? द थिंग वॉज द बंगाल सती रेगुलेशन it was like, the 17th regulation, the Bengal Sati regulation, the regulation number 17 was passed, making the practice of sati illegal in all of British India. Fine, so this is the thing कि जो ब्रिटिश इंडिया थी उस टाइम पे जो सती थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, बेंटिक के द्वारा ही इलीगल डिक्लेयर किया गया था। सो दिस इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ही मेड टू इंडियन सोसाइटी। और अब इसको जो इन्फ्लुएंस किया था वो किसने किया था? राजा राममोहन रॉय। ओके, राजा राममोहन रॉय वाज वन पर्सन हु वाज फाइटिंग अगेंस्ट सो मैनी सोसाइटल इवल्स। उसके साथ साथ उनमें से जो एक था वो थी सती प्रथा। उसके काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन में थे राजा राममोहन रॉय। Okay, so Raja Rammohan Roy had witnessed the live immolation of his own sister-in-law. He started his struggle against this practice in 1812. William Carey, an English missionary, also fought against this barbaric practice. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें इंग्लिश अब सिर्फ ट्रेड या फिर रूल नहीं करना चाहते, अब वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ओके, इंडिया में कॉलोनाइजेशन हो चुका है। ये अब जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया है तो वो इंडिया को एक बेटर कॉलोनी में कन्वर्ट करना चाहते थे। सो इंग्लिश मिशनरी जो विलियम कैरे चलाते थे, ओके, ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट दिस बारबारिक प्रैक्टिस। इन द ईयर 1817 अलोन अबाउट 700 विडोज वर बर्न्ट अलाइव। ठीक है, तो आप ये एक चीज़ देखें कि 1817 में ही सिर्फ और सिर्फ 700 विडोज को जिंदा जला दिया गया था। सी व्हाट एग्जैक्टली इज सती?
वी नीड टू नो दैट। ये पिक्चर आपको काफ़ी कॉमनली देखने को मिल जाएगी। हमने देखा है, ये पद्मावत की स्टोरी आप सबको ही पता है, ठीक है। तो ये एक रियल दिस वॉज अ रियल प्रैक्टिस बैक देन। अब ये प्रैक्टिस क्या थी? व्हाट एग्जैक्टली इज सती? सती वॉज द प्रैक्टिस ऑफ द इमोलिशन ऑफ हिंदू वुमेन ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इन हिज फ्यूनरल पायर। फाइन, अगर कोई भी औरत है, उसका हस्बैंड अगर मर गया है, ठीक है, उसकी किसी भी रीज़न की वजह से डेथ हो गई है, तो वो औरत खुद को आग में झोंक देती थी। मोस्टली जो फ्यूनरल पायर होते थे जिसमें उनके हस्बैंड की बॉडी जल रही होती थी, वो उसी में खुद को झोंक देती थी, उसी में वो बैठ के जल जाती थी अलाइव। ओके, सो दिस वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सती। अब देखिए, दिस वॉज लाइक इट वॉज कंसिडर्ड एज सेक्रीफाइस ऑफ विडो वुमेन इन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर। ये चीज़ आपको समझ आती है? तो अब ये जो सेक्रीफाइस करती थी वुमेन, इसको अल्टीमेट सेक्रीफाइस माना जाता था उस टाइम पे। ओके, इसको एक सिंबल माना जाता था कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के प्रति कितनी ज़्यादा डिवोटेड है, ठीक है। ये सिंबल ऑफ डिवोशन हो गया था टुवर्ड्स हर हस्बैंड, सती जो प्रथा है। एंड द थिंग वॉज दैट नो वैदिक सैंक्शन वॉज अवेलेबल। किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर में ये नहीं लिखा था कि सती एक प्रैक्टिस है जिसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बट anyhow it became prevalent in some parts of India, like most of the parts of Rajasthan and MP, ठीक है। तो ये एक ऐसी ही प्रैक्टिस थी जिसको वॉलंटरी औरतें करती थी, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी थे जहाँ पर फोर्स्ड सती के भी हमें केसेस देखने को मिले थे। फाइन, तो राजा राम मोहन रॉय थे, वो इसके अगेंस्ट कैंपेन चला रहे थे। उनका कहना सी, जो हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा था, बेसिकली मैंने वीडियो भी बनाई है उनके बारे में, राजा राम मोहन रॉय और स्वामी विवेकानंद। तो दोनों का कहना यही था कि अगर आप सोसाइटी में रिफॉर्म करना चाहते हैं, सी इंडियन सोसाइटी इज़ वन सच सोसाइटी वेयर पीपल दे वर्शिप द हिंदू स्क्रिप्चर्स, ओके, दे फॉलो द हिंदू स्क्रिप्चर्स, आर्डेंटली फॉलो हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो उन्होंने सोचा कि अगर आप इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, देन यू हैव टू रिफर टू द हिंदू स्क्रिप्चर्स, यू हैव टू रिफर टू दोज रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ठीक है। आप अगर जब तक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली पुट फॉरवर्ड नहीं करेंगे जो इंडियन सोसाइटी है उसके आगे, तो इंडियन सोसाइटी नहीं मानेगी, वो रिफॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो इसीलिए वो कोई भी प्रैक्टिस होती थी उसको रिफ़र कहाँ करते थे, जो भी स्क्रिप्चर्स थे उनमें। तो ये जो सती प्रैक्टिस थी, राजा राम मोहन रॉय का यही कहना था कि ये किसी भी वेद में नहीं लिखा है, किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा है, कहीं पे भी इसको सैंक्शन नहीं किया गया है। सो दिस प्रैक्टिस वॉज इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, ये उनका कहना था। सो what they did was they were referring to the Hindu structures। तो ये उनकी एक आइडियोलॉजी थी जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया आइडियोलॉजी थी। ओके, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नाउ व्हेन डिड सती सिस्टम स्टार्ट? Sati system in India is said to have its traces back in the 4th century BC. However, the evidence of the practice is traced between the 5th and 9th centuries AD when widows of the kings performed this sacrifice. Jauhar was among one of the most prevalent practices in Rajasthan and Madhya Pradesh. ओके, मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉलो की जाती थी ये प्रैक्टिस। जौहर बोला करते थे हम उसको। फाइन, और आपने सबनी ने पद्मावत देखी ही होगी और उसकी जो कंट्रोवर्सी थी वो भी आपको पता ही है। अब इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है, वो है राजा राम मोहन रॉय। ही रोट आर्टिकल्स इन हिज जर्नल का नाम क्या था? संवाद कौमुदी, ठीक है। संवाद कौमुदी जर्नल थी राजा राम मोहन रॉय की, जिसमें वो इस जो प्रोहिबिशन को एडवोकेट कर रहे थे, ठीक है, जो सती प्रथा है उसको बंद करना चाहिए, इस चीज़ को वो एडवोकेट कर रहे थे। ही स्ट्रेस्ड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन टू बैन दिस प्रैक्टिस, ठीक है। उन्होंने काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये प्रैक्टिस को बैन करने के लिए, ठीक है, बिकॉज दिस वॉज अ गुड थिंग। ओके, दिस वॉज समथिंग दैट वॉज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर।
तो इसको बंद करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। लॉर्ड बेंटिक हेल्प राजा राम मोहन रॉय टू सप्रेस मैनी प्रेवलेंट सोशल इवल्स लाइक सती, पोलीगामी, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। फाइन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो से उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, जैसे कि सती हमने पढ़ लिया, पोलीगामी मतलब एक से ज़्यादा लोगों के साथ शादी करना, दिस वॉज पोलीगामी। देन चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो ये कुछ ऐसे सोशल इवल्स थे जिनके अगेंस्ट थे राजा राम मोहन रॉय, एंड वैलिडली उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि ये सारी चीज़ें ना कोई वेद अप्रूव करता है, ना कोई और स्क्रिप्चर अप्रूव करता है। ओके, सो दीज प्रैक्टिसेस शुड बी अबेंडन्ड। तो इसीलिए इनकी हेल्प करने के लिए लॉर्ड बेंटिक भी राजा राम मोहन रॉय के साथ थे। लॉर्ड बेंटिक पास द लॉ बैनिंग सती थ्रू आउट द कंपनीज ज्यूरिस्डिक्शन इन ब्रिटिश इंडिया। तो जहाँ जहाँ कंपनी रूल करती थी इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में जितने भी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, वहाँ पे उन्होंने सती प्रैक्टिस को इलीगल घोषित कर दिया था। रेगुलेशन एक्ट जो आया था 1829 में, ठीक है, उसके थ्रू ही इसको बैन किया गया था। आफ्टर दिस लॉ वाज इनेक्टेड, सिमिलर लॉज प्रोहिबिटिंग दिस कस्टम वर पास्ड इन प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। In 1861, after the control of India went on the British Crown directly, Queen Victoria issued a general ban on sati throughout India. 1861 में जब जो इंडिया का कंट्रोल था वो पूरी तरीके से जो ब्रिटिश की महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनके हाथों में चला गया था, तो उन्होंने सती प्रथा को पूरी तरीके से बैन कर दिया था, वो टोटली इलीगल हो गया था। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट सती प्रथा। और हमने ये भी पढ़ लिया कि इसमें मदद किसने करी थी अबोलिशन ऑफ सती में, ये आपको याद रखनी है। विलियम बेंटिक ने मदद करी थी, क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छा रिफॉर्म था जो एक ब्रिटिश गवर्नर लेकर आया था इंडिया में। ओके, नाउ व्हाट आर वी स्टडिंग? वी आर स्टडिंग, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एड ऑन वन मोर थिंग कि ये जो रेगुलेशन आया था 1829 में, उससे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने दे फर्स्ट अलाउड दिस सती प्रथा। देन व्हाट हैपेंड इन 1798 कैलकाटा, इट वाज फर्स्ट बैंड। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिस राजस्थान, इट ऑल्सो पास्ड, लाइक उसके बाद क्या, उसके बाद की कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी राजस्थान की, उसने सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में इसी के बेसिस पर पास किया था, ये जो रेगुलेशन आया था, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये हुई थी कि वॉलंटरी एक तरीके से जो वुमेन थी वो खुद को आग में छोड़ देती थी, बिठा देती थी, लेकिन देयर वाज आल्सो केस ऑफ फोर्स्ड बर्निंग और बरिंग अलाइव, ठीक है, अलाइव आप किसी को गाड़ दे रहे हैं या फिर फोर्स बर्निंग कर रहे हैं, तो दिस वाज टोटली अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। फाइन, एंड रिवोल्टिंग द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन नेचर, दिस वाज रिवोल्टिंग द फीलिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, एंड सो दिस प्रैक्टिस हैज़ टू बी बैंड। अब इसका जो लास्ट इंसिडेंट था, जहाँ तक मैं बता सकती हूँ, ये 2002 में एमपी में हुआ था। एक 65 ईयर ओल्ड वुमेन थी, 60 to 65 ईयर ओल्ड वुमेन थी, वो उन्होंने लास्ट टाइम जो सबसे लास्ट सती प्रथा थी वो 2002 में एमपी में ही देखी गई थी। एक हाई प्रोफाइल केस था 1987 का, शायद रूप कंवर करके एक लेडी थी, वो भी शी वॉज ऑल्सो बर्न्ड टू डेथ अलाइव, ठीक है, ये भी एक सती प्रथा का ही पार्ट था। 18 year old, she was an 18-year-old girl. Now Lord Charles Metcalfe, 1835 to 36, liberator of Indian press. Okay, he provided liberation to the Indian press, जो कि पहले बिल्कुल अलाउड नहीं था। सेंसरशिप मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन प्रेस था उस पर सेंसरशिप लगा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उसके जो लिबरेटर थे वो लॉर्ड चार्ल्स मैटकाफ, ठीक है, 1835 से 1836 तक वो यहाँ पे रहते। डिटैच्ड ऑल रिस्ट्रेंट्स ऑन एन ओपन प्रेस, ये मैंने चीज़ आपको पहले बता दी थी। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 to 42, now he dedicated himself to the improvement of native schools and expansion of commercial industry of India, the first Anglo-Afghan war। ठीक है, तो एंग्लो अफगान वॉर है, मैंने ये अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश इंडिया है
उसके फॉरेन पॉलिसीज़ क्या क्या थे और उसके फॉरेन रिलेशंस कैसे थे। तो उसमें हम एंग्लो अफ़गान वॉर के बारे में ब्रीफली जानेंगे, एंग्लो बर्मीज़ वॉर के बारे में जानेंगे और एंग्लो नेपालीज़ वॉर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये कुछ कंट्रीज़ थी जो उस टाइम पे इंडिया से अलग थी और इनसे ही क्या रिलेशंस थे ब्रिटिश इंडिया के, ये हमें पढ़ना है। Okay, so he was like dedicated himself, he was dedicated to the improvement of native schools and the expansion of commercial industry of India. लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ये अगर हम देखें, सिंध वॉज अनेक्स्ड। ओके, उनके टाइम पे क्या हुआ था कि सिंध को एनेक्स कर लिया गया था और स्लेवरी एक्ट एक आया था इन्हीं के टाइम पे, जब जब ये थे उस टाइम पे गवर्नर, तब ही स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था। लॉर्ड एलन बोरोक 1842 टू 44, लॉर्ड हार्डिंज 1844 टू 48, अंडर हिज टेन्योर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट। ठीक है, एंग्लो सिख वॉर हमने पढ़ लिया है 1845 से 46। ये कब हुआ था, जब रंजीत सिंह की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ था, पंजाब प्रोविंस जो है वो काफ़ी सारे मिजल्स में टूट गया था और वहाँ के अलग अलग मिजल्स हो गए थे। तो जो पंजाब प्रोविंस था, जो सिंध था, वो पूरा जो भी सिक्स के अंडर था, उनको लगा कि अब वो वीक हो चुके हैं, तो पंजाब को इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स करे, क्यों ना हम ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉर में हराकर पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लें। ठीक है, तो इसी की वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था और इसको भी जो सिख थे वो हार गए थे। नाउ वी आर स्टडिंग लॉर्ड डलहौजी। ओके, सो इन्होंने काफ़ी सारा काम किया था इंडिया में, कुछ अप्रिशिएबल था, कुछ से लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। ठीक है, कुछ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था इनके कुछ कामों को, एंड ऑल्सो ही वॉज द वन हु मेड इंडिया टू एंटर इनटू द मॉडर्न इंडिया पीरियड। फाइन, सो फर्स्ट थिंग वॉज दैट ही इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको पता है कि क्या था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली ये था कि देखिए, जो भी राजा होता था उसका जो भी बेटा है, ओके, उसी के बेटे को वो गद्दी संभालनी है राजा के मरने के बाद। अगर वो गद्दी खाली रहती है राजा के मरने के बाद, तो उस पर्टिकुलर टेरिटरी को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में ले लेगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। अब इसमें जो था, अगर किसी राजा को मान लीजिए बच्चा नहीं होता है, या फिर उसका जो बच्चा है वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, वो उस थ्रोन को संभालने लायक नहीं है, रूल करने लायक नहीं है, ठीक है, उसकी उतनी स्किल्स नहीं है कि वो उसको रूल कर सके, तो सिर्फ और सिर्फ जो राजा का बेटा है, जो उसका उसी का जो सन है, सिर्फ वही उसको रूल कर सकता है उस पर्टिकुलर टेरिटरी को। फाइन, तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ गुड, डॉक्ट्रिन ऑफ गुड बेसिकली देयर वाज नथिंग लाइक दैट, इट वाज जस्ट दैट it used to imply acting with honesty, in fact the fair commercial dealing। फेयर कमर्शियल डीलिंग के लिए ये था, ये इम्प्लाई करता था कि आप ऑनेस्टी से सारी डीलिंग्स है वो कर रहे हैं, बस। चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये भी this is basically one act that was regarding education system in India, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि फर्स्ट रेलवे लाइन आ गई है इंडिया में बॉम्बे और थाने के बीच में, और उस टाइम पे कौन थे गवर्नर, लॉर्ड डलहौजी। स्टैब्लिश्ड इंजीनियरिंग कॉलेज इन रुड़की, रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पे हुआ था। ठीक है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी हमने पढ़ा है, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ बहुत खास करी थी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन्होंने एग्जिस्टेंस में लेकर आए थे। ठीक है, ये सेंट्रलाइज करना चाहते थे, जितने भी प्रोविंसेस थे वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती थी, ठीक है, वहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन सारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक जगह ला के सेंट्रलाइज करना चाहते थे। He also abolished titles and pensions, started competitive examination for Indian civil services, Widow Remarriage Act. Fine. Widow Remarriage Act, this was drafted by Dalhousie, but what was this?
ओके, विडो रीमैरिज एक्ट हमें पता होना चाहिए, आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि जो विडोज़ थी उस टाइम पे उनका रीमैरिज, ठीक है, उनको दोबारा से शादी करने के लिए एक एक्ट लाया गया था। क्यों लाने की ज़रूरत थी, क्या ज़रूर मतलब क्या ऐसी चीज़ें थी जो विडोज़ के लिए उस टाइम पे ख़राब थी। पहली चीज़ ये थी दैट देयर पुअर स्टेट, ठीक है, वो काफ़ी बुरी कंडीशन में रहती थी। स्पेशली जो अपर कास्ट हिंदू विडोज़ थी ना, उनके कुछ ज़्यादा ही रेगुलेशंस होते थे उनके ऊपर। क्या क्या चीज़ें होती थी कि पहली चीज़ ये थी कि उनका जो हेड था, ओके, मोस्ट ऑफ द विडोज देयर हेड्स वर शेव्ड ऑफ, ओके, दे वर ऑल्सो बॉयकॉटेड फ्रॉम फेस्टिवल्स एंड इवन देयर फैमिली मेम्बर्स यूज्ड टू अवॉइड देम। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी हमने देखी है। एंड यू नो दे वर ओनली अलाउड टू वियर वाइट साड़ी, दैट टू समटाइम्स विदाउट ब्लाउज। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी इनह्यूमन थी विडोज़ के लिए। इवन नॉट द चाइल्ड, यू नो, चाइल्ड विडो वॉज अलाउड टू रीमैरी। तो ये सारी चीज़ों को यू नो हटाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपने उनका नाम सुना ही होगा, उन्होंने भी क्या किया था, क्या करते थे, सारे जितने भी रिफॉर्मर्स आए हैं जिन्होंने सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी है, उन सब ने हिंदू स्क्रिप्चर्स, जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनको ही साइट किया था एज एविडेंस। वो स्क्रिप्चर्स को ही शो करते थे कि देखिए स्क्रिप्चर्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जो इंडियंस हैं वो स्क्रिप्चर्स की पूजा करते थे, ठीक है, वट एवर इज रिटन डाउन देयर दे यूज टू वर्शिप दैट, they used to accept that। तो इसीलिए the reformers always cited Hindu scriptures to show widow marriage was well within the folds of Hinduism, ठीक है, इसीलिए विडो रीमैरिज एक्ट भी आया था। तो वो भी डलहौजी ने ही ड्राफ्ट किया था उस टाइम पे, एंड लेटर इट वाज पास्ड इन 1856। ओके, इसने विडो की जो विडोज की मैरिज है उसको लीगलाइज कर दिया था। सो दिस वाज अबाउट इट। okay, and then other thing was regarding पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है, 1854 में आया। इसमें क्या हुआ था, एक डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया था जो कि पूरे पोस्ट ऑफिस के वर्क को सुपरवाइज करेगा। इसी टाइम पे जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है, इसी के टाइम पे पोस्टेज स्टैम्प्स रिलीज हुए थे, उनको इशू फर्स्ट टाइम किया गया था, ठीक है, अंडर पोस्ट ऑफिस एक्ट। इसमें जो होता था कि एक पोस्टल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था पूरी कंट्री के लिए, और पोस्ट कार्ड जो कि 2 पैसे का होता था, आधा आना, ठीक है, हाफ आना का, इट कुड बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑफिस एक्ट था। okay, so this was all about Dalhousie. Dalhousie is very important to study, so we'll be studying all the reforms that were that took place under his tenure, वो हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनन के बारे में भी हमें ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि he was the first viceroy of India, ठीक है, और उनके जो काम थे इंडिया में उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। लेकिन अभी ब्रीफली में अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी थी, एक कैलकाटा में, एक मद्रास में और बॉम्बे में। अब आप देखिए एजुकेशनली भी थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। ओके, सो दिस वॉज अ गुड साइन फॉर इंडियंस। लेकिन 1857 में एक रिवोल्ट हुआ, ठीक है, भयंकर रिवोल्ट हुआ, जिसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको हिला के रख दिया। और इसके बाद बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ गए इंडिया में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली इंडिया में रूल करने लगी, क्योंकि उनको लगा था कि ये जो रिवोल्ट है ये नेशनलिज्म की तरफ ले जा रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब इसकी एंट्री होने वाली है, ठीक है, हमारे कोर्स में, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ओके, एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू मॉडर्न इंडिया। ये सिर्फ हमने 1857 जो फर्स्ट स्टेज है रिवोल्ट का, जो फर्स्ट स्टेज है फ्रीडम फाइट का, हमने वो पढ़ा है कि 1857 से पहले कैसी चीज़ें थी, उसके बाद अब होगी जो चीज़ें वो बहुत बदली हुई होंगी, ठीक है। फिर हम गांधी जी के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड ऑल दोज लीडर्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द to the independence of India and to make our country republic, ठीक है, हम सारी उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉर्ड कैनन।
अब ये जो है ये मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहे। फर्स्ट वन वाज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उनके अंडर क्या क्या चीज़ें हुई थी, कंट्रोल ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी जब वो जीत गए तो बंगाल का जो कंट्रोल था वो रॉबर्ट क्लाइव के पास चला गया और वो गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए। फिर क्या हुआ, एक हॉलवेल वांजीतात करके आए थे 1760 में, ठीक है, इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू स्टडी, यू जस्ट हैव टू जस्ट रीड दैट नेम वंस। देन रॉबर्ट क्लाइव फिर से बुलाए गए 1765 में, 67 तक वो रुके इंडिया में। उस टाइम पे उन्होंने ड्यूअल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। ड्यूअल सिस्टम आपको पता है क्या है? ड्यूअल सिस्टम मतलब है जितने भी जो निज़ामत राइट्स है वो सारे वहाँ के नवाब, किंग या रूलर के पास होंगे, और जो भी टैक्स कलेक्शन के राइट्स है, ठीक है, जो कमर्शियल राइट्स है, वो सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होंगे। देन वारेन हेस्टिंग्स 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये टर्म जो था ये अब आ चुका था, ये अब इंट्रोड्यूस हो गया था रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। उन्होंने क्या किया कि अबॉलिश्ड ड्यूअल सिस्टम जो रॉबर्ट क्लाइव लेकर आए थे। रोहिलावार, ठीक है, रोहिलावार क्या था, जो रोहिलास थे ना वो अफगान्स थे बेसिकली, और वो इंडिया में आके सेटल हो गए थे जब यहाँ इंडिया में मुगल पावर डिक्लाइन करने लगी थी। तो अवध के उस टाइम पे जो राजा थे उनके साइड में ही रोहिलखंड था। रोहिलखंड ने वहाँ पे रोहिलास रहते थे। मराठास ने रोहिलास को अटैक करने की जब कोशिश की तो रोहिलखंड ने अवध से हेल्प मांगी, तो अवध ने जितना भी स्टिपुलेटेड सम मांगा था रोहिलास से वो पे नहीं कर पाए, तो रोहिलास को क्रश करने के लिए अवध और जो हेस्टिंग्स थे, ठीक है, वो साथ आ गए थे। वो साथ आके उन्होंने रोहिलास को उनको काफ़ी तंग किया, उनके ऊपर काफ़ी एट्रॉसिटीज़ हुए। फाइन, तो ये ही रोहिला वॉर था। तो उन्हीं के टाइम पे रोहिला वॉर हुआ था और वारेन हेस्टिंग्स को इसके लिए चार्ज भी किया गया था। उनका कोर्ट में ट्रायल भी हुआ था इसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो भी एट्रॉसिटीज़ करी थी उस टाइम पे रोहिला वॉर के थ्रू क्रश करने के लिए रोहिलास को, वो काफ़ी दे वर वेरी मच क्रिटिसाइज्ड। नाउ ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ पुंदर ये भी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही हुई थी। कॉर्नवालिस के बारे में हम पढ़े तो परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट आपको याद होना चाहिए क्या था, ज़मींदारी सिस्टम ही थी। उसमें क्या होता था, ज़मींदार बीच में इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब क्या था, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डायरेक्टली फार्मर से वो गांव-गांव जाके कलेक्ट करना चाहती थी, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम दिखाई दी कि वो गांव के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं जानते। वो जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, उतना एफिशिएंटली रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सन्स ऑफ सॉइल थे, ठीक है, धरती माँ के पुत्र, उनको उन्होंने उठाया, बीच में इंट्रोड्यूस किया कि आप इस गांव को जानते हैं, ठीक है, आप इस गांव के लोगों से कलेक्ट करिए, जितना भी रेंट है आपका उस रेंट से आप हमें रेवेन्यू पे कीजिए, ठीक है। तो इससे जो ज़मींदारी सिस्टम है वो बन गया। अब क्या होता है, कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसके अंडर जो प्रोविजंस थे जिससे कि गवर्नेंस, पुलिसिंग, जुडिशियल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाएगा कॉर्नवालिस के कोड के थ्रू। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि सिविल सर्विसेज का अब इंट्रोडक्शन हो चुका है, और वो किसके अंडर हुआ था, कॉर्नवालिस कोड, एंड ही वाज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। देन ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतम आपको पता ही है। वेलेस्ली 1798 टू 1805, उनके अंडर क्या क्या चीज़ें हुई थी, पहली चीज़ हुई थी सब्सिडरी अलायंस, दूसरी चीज़ मद्रास प्रेसिडेंसी उस टाइम पे उन्होंने बनाई थी, क्रिएशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। जो सब्सिडरी अलायंस है उसका आपको पता ही है फिनोमिनन क्या था। सब्सिडरी अलायंस में मैंने आपको ये बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बोलती थी, जो भी राजा उनसे हार जाता था उनको ये बोलती थी कि आपकी जो भी आर्मी आप उसको डिसॉल्व कीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप हमें हमारी आर्मी को मेंटेन करने का कॉस्ट प्रोवाइड कीजिए। इफ़ द किंग फेल्स टू पे दैट पर्टिकुलर कॉस्ट, the cost of maintenance, then some territories were taken away from king as penalty, ठीक है। तो ये सब्सिडरी लाइन सिस्टम वेलेस्ली लेके आए थे। वेलेस्ली के बाद कौन आया, हेस्टिंग्स आता है। देखिए अब हेस्टिंग्स आ गए हैं 1813 से 23 तक। फाइन, ट्रीटी ऑफ सुगाली की ट्रीटी जो थी
वो बेसिकली एंग्लो नेपालीज वॉर के दौरान साइन करी गई थी। एंग्लो नेपालीज वॉर हम फॉरेन पॉलिसीज में पढ़ने वाले हैं। ओके, क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, रेवतवारी महलवारी सिस्टम, ये भी आपको पता ही है रेवतवारी महलवारी सिस्टम क्या है। ओके, मैंने आपको बता दिया है। देन बेंटिक 1828 से लेकर 35 तक। फाइन। सती प्रथा अबॉलिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करके गए थे, सती प्रथा अबॉलिशन। ठीक है, इसके लिए इनको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जाता है। देन हार्दिंग लाहौर ट्रीटी 1844 टू 48 तक वो यहाँ पे रहते। डलहौजी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे डलहौजी 1848 से लेकर 56 तक रहे थे, राइट बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वो छोड़ के चले गए थे। उन्होंने क्या क्या काम किया था इंडिया में? अबॉलिश्ड टाइटल एंड पेंशन, एनेक्स्ड पंजाब, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, माग्ना कार्ट। अब आप सोच रहे हैं माग्ना कार्टा क्या है? ये बेसिकली वुड्स डिस्पैच है। ओके, वुड्स डिस्पैच इज दैट इज इन्वॉल्व इन एजुकेशन सिस्टम ओनली। देन विडो रिमैरिज एक्ट, वो उन्होंने ही ड्राफ्ट किया था, पास बाद में किया गया था बट ड्राफ्ट उन्होंने ही किया था। ओह नो सॉरी, आई एम सॉरी, पास उन्होंने ही किया था 1856 में। ये एक्ट को, विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया, और डलहौजी थे उस टाइम पे, बेंटिक थे जिन्होंने इसमें काम किया। डलहौजी जो थे उन्होंने ड्राफ्ट भी किया था एंड पास ये 1856 में हुआ था। देन संथल अपराइजिंग, एक संथल अपराइजिंग हुई थी। ऑल्सो बॉर्न रेगुलेटिंग सिस्टम, रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी डलहौजी के टेन्योर में हुई थी। तो दिस वाज एंट्री टू मॉडर्न इंडिया। थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स चालू हो गए थे, फाइन, लेकिन रूल अभी भी ब्रिटिश का ही है। ऑल्दो वो इंडिया को एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पीस मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ की जो रूलिंग एलीट है उनको खुश करना चाहते हैं, सो दैट दे कुड हैप्पीली रूल इंडिया। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सारी कुछ चीज़ें हुई थी। सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ है वो वाइसरॉयस पढ़ेंगे, लेकिन अभी वाइसरॉयस से पहले हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। वाइसरॉयस जब आएंगे वो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा तब आएंगे। अभी हम 1856 पे पहुँचे, 1856 के बाद 1857 जिसमें कि रिवोल्ट पढ़ेंगे। ओके, सो दैट इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट रिवोल्ट। और उस रिवोल्ट के दौरान कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, तो हम वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। फाइन, सो आई गेस दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड कीप लर्निंग विथ अस। थैंक यू।